नमस्कार दोस्तों, मैं दरवेश आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने बीआरएस की एक क्लास लगा ली है। उस क्लास में हमने बड़ी ही बेसिक सी चीजें देखी थी। बेसिक क्या देखा था? सिर्फ ये कि कैश बुक क्या होती है और पासबुक क्या होती है, कैश बुक का डेबिट क्रेडिट बैलेंस क्या होता है और पासबुक का डेबिट क्रेडिट बैलेंस क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आपने उस क्लास को अच्छे से रिवाइज करके क्या है कवर कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। पिछली क्लास में हमने बैंक रिकंसिलिएशन की बात ही नहीं की। हमने सिर्फ क्या है हमारी अकाउंट बुक्स की बात की, बैंक के अंदर जो अकाउंट बुक्स है उसकी बात की, सिर्फ ये चीजें करी। बैंक के फंक्शंस क्या है ये हमने देखे थे। आज हम बात करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। ठीक है, तो आप अपनी कंसेप्ट वाली कॉपी खोल लीजिए। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि आपने दो कॉपी मेंटेन करनी है, एक तो कंसेप्ट की और एक क्वेश्चन आंसर के लिए। ठीक है, तो कंसेप्ट वाली कॉपी में अब हम क्या है बैंक रिकंसिलिएशन को डिस्कस करते हैं। देखिए, दरअसल क्या है, एक तो हमारी बुक्स हो गई और एक बैंक की बुक्स हो गई। उन दोनों में बैलेंस निकलता है, हमने पिछली क्लास में देखा था, और दोनों का बैलेंस सेम होना चाहिए। दोनों का बैलेंस सेम होना चाहिए, बस निशान रिवर्स होगा। निशान रिवर्स का मतलब, हल्का से रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था जुल्फी का, आज कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। आज हम एग्जाम्पल लेते हैं शालू का। शालू की बुक्स की बात करते हैं। शालू का बैंक में अकाउंट है और शालू ने बैंक में 50,000 रुपए जमा करवाए। तो शालू का जो बैंक अकाउंट होगा, या यूं कहिए कैश बुक में जो बैंक का कॉलम होगा, उसमें वो क्या एंट्री करेगी? शालू ने बैंक में 50,000 रुपए जमा करवाए, तो शालू कहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बैंक के कॉलम में टू कैश 50,000 आ गया, टू कैश 50,000 आ गया। ठीक है, मान लो सिर्फ ये एक ही एंट्री है और आपने इस लेजर का क्या है बैलेंस निकालना है। आप कहोगे डेबिट में 50,000, ये डेबिट साइड है ना जी, और क्रेडिट में आप यहां लिखोगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। कितना? 50,000, और ये आप यहां पर अकाउंट क्लोज कर दोगे। अब ये जो आपने बैलेंस निकाला है, कौन सा निकाला है? ये आपका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? ये हमारा डेबिट बैलेंस है। लिखा हमने क्रेडिट साइड है, बिकॉज क्लोजिंग है ना। डेबिट में कितने रुपए की एंट्री करी है हमने? 50,000 में। क्रेडिट में हमने कोई एंट्री करी नहीं। डेबिट में 50,000, क्रेडिट में 0। डेबिट साइड क्रेडिट से कितना ज्यादा है? 50,000 ज्यादा है, इसीलिए हमने बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 50,000 लिख दिया। हाँ, जब हमारा नेक्स्ट ईयर शुरू होगा या जब नेक्स्ट मंथ शुरू होगा, हम क्या लिखेंगे यहां पर? टू बैलेंस ब्रोट डाउन। ये कैरी डाउन, सॉरी, ये कैरी डाउन था, ये इधर ट्रांसफर होके टू बैलेंस ब्रोट डाउन, ये आपका 50,000 रुपए आ जाएगा। ऐसा ही होगा ना? तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। तो इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कितने रुपए है? 50,000। ठीक है, यही है ना। कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम हमने डिस्कस किया है। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि कैश बुक का बैंक कॉलम क्या है? बैंक अकाउंट है आपका। तो ये 50,000 हो गया। ठीक है, अब यही आप विजुलाइज कीजिए इन द बुक्स ऑफ बैंक। अब बैंक की बुक्स में बैंक क्या करेगा? शालू का अकाउंट बनाएगा। बैंक क्या है? शालू का अकाउंट बनाएगा। अब बैंक के एंगल से सोचना, बैंक की एक कस्टमर शालू, शालू ने 50,000 रुपए बैंक को दिए। बैंक क्या सोचेगा? कैश आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू शालू। देने वाला कौन है? शालू ने पेमेंट करी है। तो शालू क्रेडिट हो गई, तो शालू के अकाउंट में बैंक क्या लिखेगा? बाय कैश अकाउंट। कितने रुपए? 50,000 रुपए। तो ये जोड़ कितना आ गया? 50,000 टू बैलेंस कैरी डाउन कितना? 50,000। बस मान लो एक ही एंट्री थी, तो बैंक की बुक्स में शालू के अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। अगले साल
या अगले महीने बाय बैलेंस ब्रोड डाउन यही क्रेडिट साइड में लिखे, शालू का अकाउंट शुरू हो जाएगा। ऐसा ही है ना? तो बैंक की बुक्स में शालू के अकाउंट का बैलेंस क्या है? 50,000। बैंक की बुक्स में जो कस्टमर का अकाउंट है उसकी कॉपी को क्या कहते हैं? पासबुक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। कितना है जी? 50,000 है। समझ गए? तो ये चीज मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी, हल्की सी रिवाइज करवा दी। सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि देखो, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कैसे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक के बराबर होता है। दोनों में एंट्री सेम है ना? वही एंट्री की बुक्स जब हमने शालू की बुक्स में एंट्री करी तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 50,000 बन गया। वही एंट्री जब बैंक की बुक्स में शालू का अकाउंट बनाया तब क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक बन गया। दोनों सेम है। और ये मैंने आपको बताया पिछली क्लास में कि दोनों सेम ही आने चाहिए, चेंज हो ही नहीं सकते। चेंज कैसे हो सकते हैं? मैंने बैंक में पैसा जमा कराया तो बैंक ने मेरे से पैसा लिया। मैंने बैंक से 50,000 लेने हैं, बैंक ने मुझे 50,000 देने हैं। तो कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हमारी बुक्स में जो बैंक का बैलेंस है और बैंक की बुक्स में जो हमारा बैलेंस है वो सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। आइडियल सिचुएशन तो यही है कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं हो सकता। बट कुछ कारण ऐसे हैं जिनके कारण दोनों में डिफरेंस आ जाता है। हो सकता है हमारी कैश बुक कह रही है कि हमारे बैंक में 1 लाख रुपया पड़ा है और बैंक कह रहा है ना जी 1 लाख नहीं पड़ा, 90,000 ही है। तो हमारी कैश बुक में बैलेंस तो क्या है? 1 लाख का है और बैंक की पासबुक में बैलेंस क्या है? 90,000 है। दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्यों आया? ये कारण ही पता करने हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। नाम क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसाइल करना है। किसे रिकंसाइल करना है? हमारी कैश बुक में जो बैलेंस है बैंक का उसे मिलाना है पासबुक में जो बैलेंस है हमारा उससे। ठीक है? तो मैं आपको यहां पर सिंपल लिखता हूं कि व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? आप कहोगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट BRS is a statement showing the reconciliation between bank column of cash book and bank column of cash book and balance as per पासबुक। BRS क्या है? एक स्टेटमेंट है जो शो करती है रिकंसिलिएशन बिटवीन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक में जो बैलेंस है और जो हमारी कैश बुक में बैंक कॉलम का बैलेंस है उन दोनों का मिलान करके देती है। ठीक है? मिलान कैसे करेगी? फाइंड करेगी रीजन क्या है डिफरेंसेस के। ठीक है? तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि दोनों बैलेंस में फर्क कैसे आ सकता है। व्हाट आर द causes of difference between balance as per cash book and balance as per पासबुक। पासबुक और कैश बुक के अंदर जो बैलेंस का डिफरेंस आता है उसके रीजन बताओ, उसके कारण बताओ, उसके कॉजेज बताओ। अब ध्यान से देखना भाई, कॉजेज ऑफ डिफरेंस को हमने 3 हिस्से में बांटा है।
पहला तो है आपका टाइमिंग डिफरेंस। क्या है टाइमिंग डिफरेंस, क्या होता है अभी डिस्कस करते हैं। दूसरा है हमारा ट्रांजैक्शन मेड बाय बैंक ओनली, और तीसरा है हमारा एरर्स। ठीक है, एरर्स को फर्दर हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो एरर्स मेड बाय अकाउंटेंट, हमारे बिजनेस के अकाउंटेंट ने कुछ गलती कर दी, कई बार बैंक भी गलती कर देता है। एरर्स मेड बाय बैंक, बैंक द्वारा कोई गलती हो जाए। तो ध्यान से इस चार्ट को देखिए, इस चार्ट को ध्यान से देखिए। यह हमें बता रहा है कॉजेज ऑफ डिफरेंस, कि हमारे कैश बुक के बैलेंस में और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस क्यों आ सकता है। तीन कारणों से डिफरेंस आ सकता है। पहला तो टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब क्या, ध्यान से समझिए। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब है कि आप जिस वक्त एंट्री करते हो बैंक भी उस वक्त एंट्री करेगा क्या, वो टाइमिंग डिफरेंस है। तो मैं आपको सबसे पहले एक नंबर पे टाइमिंग डिफरेंस समझाता हूं। टाइमिंग डिफरेंस, इसमें पहला एग्जांपल है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक। अब ध्यान से समझना इसका क्या मतलब है। आप बिजनेसमैन हो, आपने क्या किया, अपने एक कस्टमर या अपने एक सप्लायर जिससे आप माल खरीदते हो, उसे आपने 50,000 रुपए का चेक काट के दे दिया। आपने उसे 50,000 रुपए देने थे और आपने उसे 50,000 का चेक काट के दे दिया। मैं आपको यहां रफ कॉपी में समझाता हूं, ठीक है। ये रफ कॉपी की बात हो रही है भाई, एग्जाम्पल दे रहा हूं वैसे ही। ये मान लो तारीख है 30 मार्च। 30 मार्च को पेमेंट मेड टू एक्स बाय चेक ऑफ ₹10,000। 10,000 रुपए के चेक से आपने एक्स को पेमेंट कर दी। आप एंट्री क्या करोगे, आप एंट्री करोगे एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने रुपए, 10,000। यही एंट्री करोगे ना आप। आपने क्या एंट्री करी, एक्स रिसीवर है, आपने चेक से पेमेंट कर दी। आपने कहा हमारे बैंक से पैसा निकल गया और एक्स ने रिसीव कर लिया। एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने टू बैंक आज ही कर दिया। आज जो कि तारीख 30 मार्च है, 30 मार्च को ही आपने टू बैंक कर दिया। आपने कहा गया मेरे बैंक से पैसा, हालांकि अभी बैंक से पैसा नहीं गया, आपने केवल उसे चेक दिया है। एक्स को अपनी चेकबुक से चेक फाड़ के दिया साइन करके कि जा मेरे बैंक से 50,000 रुपए निकाल ले, जा मेरे बैंक से जाके 50,000 रुपए निकाल ले। लेकिन क्या अभी वो एक्स चला गया आपके बैंक से पैसे निकालने? क्या उसके बैंक से पैसा निकल, आपके बैंक से पैसा निकल के उसके बैंक खाते में चला गया? नहीं, इट टेक्स टाइम। इसमें टाइम लगता है। टाइम कैसे लगता है? सबसे पहला तो टाइम यही लग सकता है कि एक्स हाथों हाथ बैंक में जाए ना। एक्स क्या करेगा, अपने बैंक जाके चेक लगाएगा ना। एक्स ने अपने बैंक में जाके चेक लगाया ही नहीं अभी। एक्स कहता है अभी मेरा बैंक चक्कर नहीं लग रहा, जब बैंक चक्कर लगेगा तब अपने आप चेक जमा करा आऊंगा। और 4 दिन बीत गए, चेक तो उसके गले में पड़ा है, उसके घर पे पड़ा है, उसके ऑफिस की तिजोरी में पड़ा है मान लो। 4 दिन बाद गया एक्स, अपने बैंक में चेक लगाया। एक्स ने अपने बैंक में चेक लगाया, फिर उसके बैंक का पर्सन क्या करेगा, मेरे बैंक से मतलब बिजनेसमैन के बैंक से पैसे निकालेगा। क्लियरिंग कल समझाया था ना पिछली क्लास में, जिसको हम क्लियरिंग बोला था हमने, क्लियरिंग होती है। अब क्लियरिंग में भी टाइम लग जाता है, 1 दिन 2 दिन का। तो मैंने तो मेरी बुक्स में 30 मार्च को ही एंट्री कर दी एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक।
मैंने कहा एक्स को पैसा मिल गया, रिसीवर है और मेरे बैंक से पैसा निकल गया, लेकिन रियलिटी में मेरे बैंक से पैसा निकला ही नहीं। तो जब मेरे बैंक से पैसा निकला ही नहीं तो क्या बैंक मेरी पेमेंट की एंट्री कर देगा 30 मार्च को? कैसे करेगा? बैंक को क्या पता? बैंक के पास तो जब एक्स का चेक आएगा तब बैंक मेरे अकाउंट से पैसा निकालेगा और क्या है, अगले के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगा। और ये मान लो हुआ 5 अप्रैल को, 30 मार्च को तो मैंने चेक दिया था, 5 अप्रैल को ये वाली एंट्री हुई। तो अगर मैं 31 मार्च का बैलेंस निकालूंगा तो मैं तो बैंक को क्रेडिट कर चुका ना। जब मैं अपनी कैश बुक बनाऊंगा और अपनी कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम में मैंने तो यहां पर बाय एक्स लिख दिया 10,000 रुपए, ठीक है। चलो इसको थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं आपके लिए। मैंने तो 30 मार्च को ही अपनी कैश बुक के अंदर, ये मान लो मेरी कैश बुक है और सिर्फ मैं आपको बैंक कॉलम में बता रहा हूं, इसमें कैश कॉलम नहीं है। 30 मार्च को मैंने यहां पर बाय एक्स लिखकर अपने बैंक कॉलम से 10,000 रुपए क्रेडिट कर दिए, ठीक है। ये डेबिट साइड है, ये पैसा आने वाली साइड है, ठीक है। तो मैंने तो 10,000 रुपए क्रेडिट कर दिए ना। अब जब यहां पर अपना जब बैलेंस निकालूंगा, बैलेंस कैरी डाउन निकालूंगा तो 10,000 रुपए कम आएगा। और वहीं मेरे बैंक से 10,000 रुपए निकल गए क्या? नहीं निकले। तो बैंक ने तो अपने मेरे खाते से 10,000 रुपए नहीं घटाए, मैंने घटा दिए। मैंने 30 मार्च को घटा दिए और बैंक ने 30 मार्च को नहीं घटाए, बैंक घटाएगा 5 अप्रैल को। तो ये टाइमिंग डिफरेंस है। क्या मेरी गलती है इसमें? क्या मैंने ये एंट्री गलत की? क्या ये एंट्री मुझे 30 मार्च को नहीं करनी चाहिए थी? क्या मुझे ये एंट्री 5 अप्रैल को करनी चाहिए थी? बताओ, सोच के बताओ। हाँ, राम प्यारी कह रही है 5 अप्रैल को ही करनी चाहिए सर। हमने तो ये पढ़ा ट्रांजैक्शन जब लेन देन हो जाता है उसी वक्त एंट्री होती है। पढ़ा तो आपने सही है, लेकिन मुझे क्या पता लगेगा कि 5 अप्रैल को मिस्टर एक्स जाएंगे और मेरे बैंक से पैसा निकालेंगे। ऐसे मैं आए दिन बहुत सारे लोगों को चेक काट के दे देता हूं, तो मुझे तो बारी बारी ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा व्यक्ति कब जाएगा और कब पैसे निकालेगा। जब पैसे निकालेगा तभी मैं एंट्री करूं, ये पॉसिबल नहीं है। मेरा 30 मार्च को एंट्री करना बिल्कुल सही है और बैंक का 5 अप्रैल को एंट्री करना बिल्कुल सही है। हम दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। ये तो टाइमिंग डिफरेंस है, ये तो अक्कर होगा ही होगा, इसका कोई इलाज नहीं है। फर्क आएगा दोनों के बैलेंस में, फर्क आएगा तभी तो बैंक रिकंसिलिएशन बनाना सीख रहे हैं। ओके है ना? ठीक है। तो ये आपका पहला टाइमिंग डिफरेंस, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक। आपने तो चेक इशू कर दिया, चेक इशू मतलब चेक काट के दे दिया, लेकिन बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ। बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुआ ही नहीं। यह है टाइमिंग डिफरेंस की एंट्री। समझ गए? ठीक है। और टाइमिंग डिफरेंस क्या हो सकता है? ये लो जी, अगला टाइमिंग डिफरेंस क्या है? अगला है चेक डिपॉजिटेड टू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। हमने चेक बैंक में जमा तो करा दिया बट बैंक ने अभी क्रेडिट नहीं किया। अब है ना, एक चीज यहां पर भी सोचना, जब हमने बैंक में चेक जमा करवाया, मान लो मेरा एक कस्टमर था, जिस कस्टमर का नाम था सपोज करो पारुल। पारुल ने मुझे 50,000 रुपए का चेक दिया और वो चेक मैंने बैंक में जमा करवा दिया। वो चेक मैंने बैंक में जमा करवा दिया। एक सिंपल एक एंट्री बता रहा हूं मैं एंट्री क्या करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू पारुल। मान लो सेम डे ही मेरे पास चेक आया, चेक आते मैंने बैंक में जमा करा दिया। मैं कहूंगा बैंक में आ गया पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट। 50,000 रुपए का चेक था, सपोज करो 50,000 रुपए बैंक में आ गए। क्रेडिट द गिवर, पैसा देने वाला कौन है? पारुल। मैं बैंक को क्या कर रहा हूं? डेबिट कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं आज समझाने की जरूरत नहीं है, पिछली क्लास में समझ लिया कि जब बैंक में पैसा आता है बैंक डेबिट होता है। मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। वहीं बैंक क्या एंट्री करेगा? ये रफ कॉपी में बता रहा हूं भाई, फेर कॉपी मत लिखना। बैंक क्या एंट्री करेगा?
बैंक एंट्री करेगा कि अब देखो मेरे अकाउंट में क्या है, पैसे आए हैं, ठीक है, और पारुल ने क्या है, पेमेंट करी है, उस चेक से पारुल ने पेमेंट करी है। तो बैंक अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा, मेरा बैलेंस बढ़ गया, वो मेरा खाता मान लो दरवेश का अकाउंट 50,000 रुपए क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा, ठीक है, ऐसा ही करेगा ना। और बैंक का जो पर्सनल अकाउंट है, बैंक का भी तो खाता है ना जिसमें पैसे आते हैं, ठीक है, उस खाते में पैसे कहां से निकल के आए, पारुल के अकाउंट से पैसे निकल के उसके अंदर आए। तो बैंक क्या है, अपना पर्सनल बैंक अकाउंट, बैंक का खुद का पर्सनल अकाउंट, उसको डेबिट कर देगा। आप सिर्फ, मैं आपको यहां उलझाने की कोशिश नहीं कर रहा, आप इसमें मत उलझो, आप सिर्फ इस पे ध्यान दो कि बैंक ने मुझे क्या किया, क्रेडिट किया, और मैं बैंक को क्या कर रहा हूं, डेबिट कर रहा हूं। कल समझाया था ना मैंने आपको, जब मेरा बैंक में पैसा जमा होता है तब मैं बैंक डेबिट करता हूं, मेरी एसेट है, और बैंक के लिए वही लायबिलिटी है, बैंक क्या करता है, मुझे क्रेडिट करता है। तो मैं आपको सिर्फ यह समझाना चाह रहा हूं, मैंने यहां क्या लिखा, चेक डिपॉजिटेड टू बैंक। जब मैंने बैंक में चेक जमा करवाया तो मैंने बैंक को डेबिट किया होगा, बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, मतलब मुझे क्रेडिट नहीं किया, बैंक ने मेरे खाते में पैसे जमा अभी तक नहीं किए। अब ये क्यों होता है इसको समझ लेते हैं। मैंने अभी आपको सिर्फ क्रेडिटेड बाय बैंक का मतलब बताया है। बैंक जब क्रेडिट करता है तो समझ लो पैसे आ रहे हैं खाते में, और खाते में आए नहीं, नोट क्रेडिटेड मतलब आए नहीं, क्रेडिटेड मतलब आ गए। तो होता क्या है दरअसल, वही बात, मेरे पास 4, 5, 6 कस्टमरों के चेक आ गए, किसी का 10,000 का चेक, किसी का 15 का, किसी का 5 का, इस हिसाब से मेरे पास मान लो 50,000 के चेक आ गए, और वो चेक जाके मैंने बैंक में जमा करवा दिए। जब मैं बैंक में चेक जमा कराता हूं, मान लो आज 30 मार्च है, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000, टू नहीं लिख रहा, पारुल शारुल जिसने भी पैसा दिया उन सबके नाम टू में आ जाएंगे ना। पर ये समझिए, जब मैं बैंक में चेक जमा करवाता हूं, मैं सोचता हूं कि जिन जिन के चेक मेरे पास आए हैं उन सबके खातों से पैसा निकलकर मेरे खाते में आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट कर लेता हूं। अब जैसे मैं चेक बैंक में देता हूं, बैंक, फिर मैंने कल आपको समझाया था, क्लियरिंग होती है, बैंक वाले पर्सन शाम को क्लियरिंग पर बैठते हैं, आपस में चेक एक्सचेंज करते हैं, फिर आरबीआई के थ्रू पैसा ट्रांसफर होता है। ये काम होने में भी कई बार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लग जाते हैं। तो मैंने तो 30 मार्च को अपना बैंक अकाउंट डेबिट कर लिया, लेकिन बैंक मुझे क्रेडिट कब करेगा, जब मेरे खाते में पैसे आ जाएंगे। वो 30 मार्च को नहीं आए, 2 दिन बाद आए, 1 अप्रैल को आए, तो हो गया ना टाइमिंग डिफरेंस। ये भी तो एक टाइमिंग डिफरेंस है कि चेक मैंने तो जमा करा दिया, लेकिन बैंक ने मुझे क्रेडिट नहीं किया। मैंने तो जैसे ही चेक जमा करवाया, मैंने तो बैंक को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया था, लेकिन बैंक ने मुझे क्रेडिट नहीं किया। टाइमिंग डिफरेंस है। क्या मैंने गलती की, मैंने क्यों गलती की भाई, जैसे ही मैंने चेक बैंक में जमा कराया मैं तो बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा। मुझे क्या पता है 1 दिन में, 2 दिन में बैंक कितना टाइम लेगा, और मैं वेट थोड़ी करता रहूंगा कि बैंक मुझे बताए कब पैसा जमा हुआ, तब उस तारीख को मैं एंट्री करूं। अच्छा, बैंक की भी गलती नहीं है, बैंक तो कहेगा भाई जब तेरे खाते में पैसे आएंगे तभी हम तुझे क्रेडिट करेंगे ना, तभी हम तुझे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, समझ गए। तो ये भी क्या है, टाइमिंग डिफरेंस है। चेक डिपॉजिटेड टू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को? ये एक तरह का आपका टाइमिंग डिफरेंस में 2 ही मेन होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये आप टाइमिंग डिफरेंस में आप नोट कर लो। दोबारा अपने चार्ट को देखते हैं हमने टाइमिंग डिफरेंस तो समझ लिया। अगला क्या, ट्रांजैक्शंस मेड बाय बैंक ओनली। सेकंड हम इसको समझते हैं, ट्रांजैक्शंस मेड बाय बैंक ओनली, कि सिर्फ बैंक एंट्री करता है, हमें पता ही नहीं होता, हमें बाद में पता लगता है। इसका मतलब क्या है कि कई बार बैंक कोई एंट्री कर देता है और हमें उसकी खबर ही नहीं है। हमें कब खबर लगी, जब हमने अपनी पासबुक को खोल के देखा, तब पता लगा अच्छा ये एंट्री भी करी है बैंक ने, हमें तो पता नहीं, हमें तो बाद में करनी पड़ेगी, अब करनी पड़ेगी। तो इस कारण भी फर्क आ जाता है, हमने पूरी एंट्री नहीं कर रखी अपनी कैश बुक में और बैंक ने अपनी पासबुक में एंट्री कर रखी है, तो डिफरेंस तो आएगा ना। तो ये भी क्या है, ट्रांजैक्शंस मेड बाय बैंक ओनली, इसके कारण भी डिफरेंस पैदा होते हैं।
इसके भी हम एग्जाम्पल करते हैं। अब टाइमिंग डिफरेंस तो कर लिया, अगला है ट्रांजैक्शंस मेड बाय बैंक ओनली। ठीक है, पहला एग्जाम्पल इसका। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक आपको इंटरेस्ट क्रेडिट कर रहा है। मैंने आपका एक डाउट यहां पे क्लियर कर देता हूं। पहले एक चीज को ना आप अच्छे से दिमाग में बिठा लो, रफ में लिख रहा हूं, आप अच्छे से समझना। इंक्रीज इन बैंक बैलेंस। जब भी बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा ना तो डेबिटेड इन कैश बुक। कैश बुक को हमेशा डेबिट करोगे तभी बैंक बैलेंस बढ़ेगा। एंड क्रेडिटेड इन पासबुक। कैश बुक में डेबिट करने से बैंक बैलेंस बढ़ता है और पासबुक को क्रेडिट करने से बैंक बैलेंस बढ़ता है। अब मैंने ये जो अभी आपको लिखवा रहा था इसमें क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया, अपने आप समझ जाओ, बैंक जब क्रेडिट करता है उससे हमारा बैलेंस बढ़ता है। इसका मतलब बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है। बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है, समझ गए? ठीक है, और एक चीज को याद करो, डिक्रीज इन बैंक बैलेंस। डिक्रीज इन बैंक बैलेंस। जब भी बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा तो हमें क्या करना होगा, हम हमारी कैश बुक को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिटेड इन कैश बुक, और वहीं डेबिटेड इन पासबुक। पासबुक को डेबिट करेंगे। अब ये रट्टा नहीं मरवा रहा मैं आपको, यहां देखने में आपको क्रैमिंग लग रही होगी, बट मैंने आपको पिछली क्लास में एंट्रीज के साथ समझाया है। इस क्लास में भी हमने एग्जांपल लिया था अभी कि जब हमने बैंक में 50,000 रुपए जमा करवाए तब हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू पारुल एंट्री करी थी, बैंक डेबिट किया था, डेबिटेड इन कैश बुक। वहीं बैंक ने हमें क्रेडिट किया था, कैश अकाउंट डेबिट टू दरवेश, याद है ना? बैंक ने मुझे क्या किया था, क्रेडिट किया था। गेटिंग? तो बस मैं आपको थोड़ा सा भी आपको बारी बारी लॉजिक ना सोचना पड़े, आप सिंपल याद रख सकते हो। बैंक बैलेंस कब बढ़ेगा, जब कैश बुक में तो डेबिट होगा या फिर पासबुक में क्रेडिट होगा। बैंक बैलेंस क्रेडिट कब होगा, कम कब होगा, जब कैश बुक में क्रेडिट होगा और पासबुक में डेबिट होगा। ठीक है, तो अब यहां आप समझ गए इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने हमारे खाते में ब्याज डाला। बैंक तो महीने के एंड में या क्वार्टर के एंड में या साल के एंड में इंटरेस्ट क्रेडिट कर देता है। हमें तो नहीं पता चलता ना बैंक ने कितना ब्याज डाला, कब डाला। हमें कब पता चलेगा, जब हम अपनी पासबुक को खोल के देखेंगे, वहां दिखेगा इंटरेस्ट इतना रुपया जमा हो गया हमारे खाते में। तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इसका मतलब क्या है कि बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, हमें तो नहीं पता था, हम अब करेंगे डेबिट अपने बैंक में। बैंक ने क्रेडिट किया ना, हम बैंक को डेबिट करेंगे। अब हम अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लेंगे, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक से बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, गेटिंग? और क्या है जी, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। अगर हमने बैंक से ज्यादा पैसे ले रखे हैं तो बैंक हमसे ब्याज लेगा। अभी मैंने आपको बताया, आपका बैंक बैलेंस अगर कम करना हो, कैश बुक में बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है, वही बैंक में क्या करेगा, डेबिट करेगा। तो जब डेबिटेड बाय बैंक लिखा हो तो समझ लो हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया। बैंक बैलेंस ब्याज से कम कैसे हो सकता है, जरूर बैंक ने हमसे ब्याज लिया है, दिया नहीं है। देता है तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता है, और जब हमसे बैंक ब्याज लेगा तो हमारे खाते से बैलेंस कम हो जाएगा।
तो इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, हमने हमारी पासबुक को खोल के देखा, बैंक ने इतना रुपया ब्याज लगा रखा था, 5,000 रुपये ब्याज काट रखा था, हमें नहीं पता था, हम अब कर लेंगे उसको ठीक। ये ट्रांजैक्शंस मेड बाय बैंक ओनली का एग्जांपल है। और बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने कोई बैंक चार्ज काट लिया हमारे खाते से, बैंक ने हमारे खाते से कोई बैंक चार्ज काट लिए, हमें तो नहीं पता था, हमें कब पता चला? जब हमने हमारी पासबुक खोल के देखी, उसमें दिखा कि बैंक ने 5 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए बैंक चार्ज काट रखा है। अब बैंक ने तो बैंक बैलेंस में से पैसे हमारे लेस कर दिए, हमें तो नहीं पता था, हमें अब लेस करने पड़ेंगे अगर दोनों का बैलेंस मिलाना है तो। इस कारण फर्क आएगा ना, बैंक ने तो पैसे लेस कर दिए हमारे खाते से बैंक चार्जेस के, हमें अब पता चला, तो फर्क तो आएगा ही आएगा। और क्या कारण हो सकता है? चेक डिसऑनर्ड ऑफ अ कस्टमर। अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था ना, चेक डिपॉजिटेड टू बैंक। जब हमारे कई सारे कस्टमर थे, उनके चेक आए, हमने चेक अपने बैंक में जमा करा दिए। जब जमा कराए, हमने तो बैंक को डेबिट कर दिया, हमने कहा आ गया पैसा भाई, हम तो खुश हैं भी बैंक में पैसे आ गए। लेकिन उसमें से किसी एक कस्टमर का चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, उसके खाते में पैसे थे ही नहीं। हम तो सोच रहे हैं हमारे बैंक में आ गए पैसे, उन कस्टमर्स के अकाउंट से पैसा निकल के हमारे अकाउंट में आ गया, बट उसमें से एक का पैसा नहीं आया, बिकॉज उस कस्टमर के अकाउंट में बैलेंस था ही नहीं, खाली चेक था, सूखा चेक था, बाउंस हो गया। तो हमें कैसे पता चलेगा बाउंस हो गया? हम तो बैंक अकाउंट डेबिट करके बैठ गए, हमें तो लगा जमा हो गया होगा। ये तो जब बैंक ने अपनी कार्रवाई डाली, उसके अकाउंट से पैसा निकालना चाहा, निकला नहीं पैसा, तो बैंक ने तो हमारे अकाउंट में पैसा डाला ही नहीं, और हम तो बैंक अकाउंट डेबिट करके बैठे हैं। हमने सोचा पैसा आ गया, बैंक ने पैसा डाला नहीं। हमें पता कैसे चलेगा? जब हम अपनी बैंक स्टेटमेंट को खोल के देखेंगे कि हाँ यार, इसका तो पैसा आया ही नहीं, बैंक ने एंट्री करी ही नहीं। देखो, मैं हालांकि एग्जांपल क्या बता रहा हूं आपको टॉपिक के ट्रांजैक्शन मेड बाय बैंक ओनली, बट ये थोड़ा सा रिवर्स एग्जांपल हो गया कि बैंक ने एंट्री करी नहीं, हमने ही करी ओनली। लेकिन मैं बता दूं, पासबुक में दिखता है। कैसे दिखता है? पहले चेक लगा हुआ दिखता है कि हाँ पैसा आ गया, फिर गया हुआ दिख जाता है कि नहीं आया। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक में इसको डाला कि ट्रांजैक्शन मेड बाय बैंक ओनली। बैंक ने आया हुआ दिखाया, हमने भी बैंक में आया हुआ दिखाया था, लेकिन फिर बैंक ने गया हुआ भी दिखा दिया कि नहीं आया जी चेक, पैसा था नहीं उसके अकाउंट में, हमें इसका नहीं पता चला। हम तो सोच के बैठे बैंक में पैसा आ गया, बट बैंक में तो पैसा आया ही नहीं। अब ठीक करना पड़ेगा, अब घटाना पड़ेगा अपनी कैश बुक में, इसी का डिफरेंस आया था। ठीक है, और देखते हैं और डिफरेंस के क्या कारण हो सकते हैं। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर टू बैंक। कई बारी हमारा कोई कस्टमर सीधा हमारे बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवा देता है। हमने किसी कस्टमर से 10,000 रुपए लेने थे और उसने सीधा हमारे अकाउंट में जमा करवा दिया, हमें पता ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं, हमने तो अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाया ही नहीं, बट बैंक में तो पैसे जमा हो गए। जैसे ही बैंक में पैसा जमा हुए, बैंक ने तो हमारा बैलेंस बढ़ा दिया। अब जब हमने अपनी पासबुक को खोल के देखा, तब पता लगा कि हाँ यार, हमारे बैंक में तो पैसे आए हुए हैं, उस फलाना कस्टमर के पैसे आए हुए हैं, तो अब हम बढ़ा लेंगे अपना बैंक बैलेंस। लेकिन इसका डिफरेंस तो आ गया ना, ये ट्रांजैक्शन मेड बाय बैंक ओनली था, केवल बैंक ने एंट्री करी थी ये। ठीक है जी, और देखिए डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक एज पर आवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। ये क्या है समझिए। कई बारी हमने हमारे बैंक को इंस्ट्रक्शन दी होती है कि हमारे खाते से हर महीने इस खर्चे की पेमेंट कर दिया करो।
एग्जाम्पल, हमने हमारे बैंक को क्या रखा है कि हर साल हमारे अकाउंट से, मेरे अकाउंट से प्लीज मेरी LIC की पेमेंट अपने आप कर दिया करो। बैंक में मेरा बैलेंस तो होता ही है, तो बैंक को कह दिया मेरे खाते से पैसे काट के मेरी LIC की पेमेंट कर दिया करो। तो बैंक ऐसा कर देता है, मुझे याद नहीं रहा, बैंक ने तो एंट्री कर दी, तो अब उसे कर दूंगा एंट्री को, अब मैं अपना बैंक कम कर दूंगा, बैंक ने तो मेरा बैलेंस कम कर दिया, पेमेंट कर दी, मुझे पता नहीं पेमेंट कर दी, मैंने पासबुक को देखा तब पता चला अरे यार मेरे तो LIC के पैसे कटे हुए खाते में से, मैं भी अब लेस कर दूंगा, बैंक को मिला दूंगा। समझ गए? ऐसे एग्जाम्पल कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना कोई अलग से खाता खोल देते हैं। ये मान लो म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा आपने कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, हर महीने 5,000 रुपए खाते से मेरे कटते रहेंगे और शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदते रहेंगे। तो बैंक को कह दिया कि हर साल हर महीने मेरे खाते से 5,000 रुपए पेमेंट कर दिया करो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी को। बैंक हर महीने पेमेंट कर देता है, हमें पता नहीं चलता, हम तो जब देखते तब याद आता है कि हाँ यार ये पेमेंट कर रखी है, तो हम देख के एंट्री कर देंगे। तो ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है। स्टैंडिंग मतलब स्थायी आदेश दे रखे हैं, इंस्ट्रक्शन मतलब आदेश देना, स्टैंडिंग मतलब स्थायी आदेश दे रखे कि अपने आप पेमेंट कर दिया करो। ठीक है? और क्या एंट्री हो सकती है? लोकर रेंट की एंट्री। लॉकर रेंट डेबिटेड बाय बैंक। हमने बैंक में लॉकर ले रखा है और बैंक क्या करता है, उस लॉकर का किराया चार्ज करता है, हमारे अकाउंट से पैसे काट लेता है। अब बताओ, हमारे अकाउंट से अपने आप पैसे कट जाते हैं, हमें तो नहीं पता, हमने जब अपनी स्टेटमेंट खोली उसको देख के पता लगा कि हाँ हमारे अकाउंट से पैसे निकल गए, तो अब एंट्री करनी पड़ेगी हमें। ठीक है? तो लोकर रेंट डेबिटेड बाय बैंक मतलब लोकर रेंट चार्ज कर लिया बैंक ने। और देखो बारी बारी बताने की जरूरत नहीं है ना, डेबिटेड बाय बैंक, बैंक जब डेबिट करता है पैसा कम होता है, हम जब डेबिट करते हैं पैसा बढ़ता है, हम जब क्रेडिट करते हैं तब पैसा कम होता है, जब बैंक क्रेडिट करता है तो पैसा बढ़ता है, रिवर्स है। समझ गए ना? ये मैंने आपको यहां पर नोट करके बताया है, इसको प्लीज अपने दिमाग में डाल लेना, अगर ये दिमाग में नहीं बैठेगा तो गलती कर बैठोगे। डेबिटेड बाय बैंक, हम सोचे हम डेबिट कब करते, जब बैंक बैलेंस बढ़ता है, तो बढ़ा दें कहीं, नहीं, बाय बैंक है, बैंक डेबिट करता है तब पैसा क्या होता है, डिक्रीज इन बैंक बैलेंस होता है। हमारे डेबिट करने से बैंक बैलेंस क्या है, बढ़ता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत? तो ये मैंने आपको 7 एग्जाम्पल दिए हैं, किसके भी, ट्रांजैक्शन मेड बाय बैंक ओनली। जब हमें पता लगता है केवल बैंक ने एंट्री करी, हमने तो एंट्री करी नहीं। ये 2 टाइमिंग डिफरेंस के मैंने आपको एग्जाम्पल दिए। ये एग्जाम्पल ही है, हो सकता है एक आधा पॉइंट हम यहां कंसेप्ट में ना लिखें, बट जब क्वेश्चंस करेंगे उसमें आ जाएगा। ठीक है? तो वो वहां कवर कर लेंगे, बट अभी मैं आपको बस मेन आपको क्या है, डिफरेंसेस के कारण बता रहा हूं। डिफरेंसेस के कारण को हमने 3 हिस्सों में बांट रखा है। टाइमिंग डिफरेंस में हमने 2 पार्ट किए, 2 एग्जाम्पल किए, और ट्रांजैक्शन मेड बाय बैंक ओनली में हमने 7 एग्जाम्पल किए। अगला है एरर्स। अगला है एरर्स। एरर्स 2 तरह की, एक तो एरर्स मेड बाय अकाउंटेंट। अकाउंटेंट मतलब हमारा ही अकाउंटेंट, मतलब हमसे ही गलती हो गई अपनी कैश बुक में चढ़ाने में। जैसे अब देखो एग्जांपल दूं, क्या गलती हो गई, रफ में आपको एग्जांपल लिख के बताता हूं। ये आप अपनी कैश बुक बना रहे थे, कैश बुक में कैश कॉलम भी था और बैंक कॉलम भी था। कैश और बैंक दोनों कॉलम थे। मिस्टेक्स क्या हो सकती है, कैश बुक में हम केवल बैंक कॉलम की बात करते हैं ना, हमारे इस चैप्टर में कैश कॉलम से कोई लेने देना नहीं है, हम केवल बैंक कॉलम की बात करते हैं। क्या क्या गलतियां हमसे हो सकती हैं? गलती हमसे यह हो गई कि जब हम बैंक कॉलम का जोड़ लगा रहे थे ना, ये हमारी डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड का जब जोड़ लगाया, जोड़ लगाने में 10,000 रुपए गलती से ज्यादा जोड़ लग गया, मिस्टेक हो सकती है। 10,000 रुपए टोटल में ज्यादा लग गया। अब 10,000 रुपए अगर बैंक का डेबिट साइड ज्यादा लिख दिया तो जो हमारा बैलेंस आएगा वो भी 10,000 रुपए ज्यादा बैलेंस आ जाएगा।
क्या इसमें बैंक का कोई इंटरफेयर है? कोई इंटरफेयर नहीं है, बैंक की पासबुक तो सही थी, हमने हमारी कैश बुक में गलती कर दी, हमने डेबिट साइड का जोर ज्यादा लगा दिया, इसका डेबिट बैलेंस ज्यादा आ रहा है। ठीक कैसे करो भैया? अपनी गलती खुद ठीक करो, लेस कर दो, डिफरेंस तो आएगा इसका। आपकी कैश बुक का बैलेंस कुछ और होगा, बैंक की पासबुक का बैलेंस कुछ और होगा, बिकॉज आपने गलती करी, अपनी गलती को सुधार लो। डेबिट बैलेंस ज्यादा हो गया, कम कर दो उसे, ठीक हो जाएगा, बट आपको करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो मैं इसको साथ साथ कंसेप्ट के अंदर भी नोट करवा देता हूं। यह हमारा तीसरा डिफरेंस का कारण है, और तीसरे डिफरेंस में मैं मेड बाय अकाउंटेंट 3A नाम दे दिया। ठीक है, तो टाइमिंग डिफरेंस हो गया, ट्रांजैक्शन मेड बाय बैंक ओनली हो गया, और मैं अब आपको तीसरी आपकी हेडिंग है एरर्स की, और उसके अंदर 3A हेडिंग है एरर्स मेड बाय अकाउंटेंट। मतलब आपसे गलती हुई है, इसमें मैंने एग्जाम्पल दिया कास्टिंग मिस्टेक, आपने जोड़ लगाने में मिस्टेक कर दी, गलती कर दी। वो चाहे डेबिट साइड का जोड़ लगाने में गलती करी हो, चाहे क्रेडिट साइड का जोड़ लगाने में गलती करी हो, गलती तो गलती है। अच्छा, और कई तरह की गलती हो जाती है। एग्जाम्पल देखो, क्या हुआ था, हमें यहां पर टू सेल, हमने माल नगद बेचा था, 10,000 रुपए कैश वाले कॉलम में लिखना था, हमने गलती से बैंक वाले कॉलम में लिख दिया। यहां लिखने की बजाय हमने बैंक वाले कॉलम में लिख दिया, गलती से 10,000 रुपए डेबिट में लिख दिया, गलती हो गई। ये बैंक वाले कॉलम में लिखना था, बैंक में लिखा नहीं, कैश में लिख दिया, ऐसी भी मिस्टेक हो जाती है। तो हमारी की गई मिस्टेक है ना, हमें ठीक करनी है, हम खुद अपनी कैश बुक ठीक कर लेंगे। इस कारण हमारा डिफरेंस आ सकता था कैश बुक में और पासबुक में, तो इस गलती को सुधारना पड़ेगा। ठीक है, तो कास्टिंग मिस्टेक या फिर इंटरचेंज इन एंट्रीज ऑफ कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। समझ गए? ओके ना? ये एरर्स मेड बाय अकाउंटेंट का है, मैंने सिर्फ एग्जांपल लिखा है, बाकी आप कॉमन सेंस से भी गलतियां सुधार सकते हो। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है भाई? 3B एरर्स मेड बाय बैंक। कई बारी बैंक भी गलती कर देता है। कौन कौन सी गलती हो सकती है? कि हमारे खाते में पैसे 10,000 रुपए जमा कर दिए, करने किसी और खाते में थे, मतलब अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड या डेबिटेड, दोनों लिख लेते हैं। कई बारी हमारे खाते से गलत काट भी लेता है बैंक, जमा करने थे जमा करे नहीं, या निकालने नहीं थे, किसी और के खाते से पैसे निकालने थे, हमारे खाते से निकाल दिए। अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड या डेबिटेड बाय बैंक। हालांकि बैंक की गलती है, बैंक खुद ठीक करेगा, बट अगर हमें बैलेंस मिलाना है तो उसको ध्यान में तो रखना पड़ेगा ना। हाँ, इसका डिफरेंस आ रहा है, बैंक ने मिस्टेक कर रखी है, इसका हमारा डिफरेंस आया है, बैंक की जगह गलती ठीक करवा लेंगे अपनी, बट आज जब बैलेंस मिलाना है तो उसको ध्यान में तो रखना पड़ेगा ना। रख लेंगे ध्यान में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एग्जाम्पल ये कि लिखता हूं इसके अंदर, कुछ किसी भी कारण से हो सकता है ब्याज गलत डेबिट कर दिया, ज्यादा डेबिट कर दिया, कम डेबिट कर दिया, ब्याज ज्यादा क्रेडिट कर दिया, कम क्रेडिट कर दिया, तो वो फिर क्या है? एरर्स मेड बाय बैंक है। हम उसको, बैंक उसको ठीक करेगा, हम अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में उसको क्या है, कवर कर लेंगे। कैसे करेंगे अभी देखेंगे इसको। तो ये मैंने आपको डिफरेंस के कोजेस बताए हैं। आपकी कंसेप्ट की कॉपी में ये कोजेस ऑफ डिफरेंस साफ साफ नोट होने चाहिए। समझ गए? कोई समस्या इसके अंदर? कोई समस्या नहीं है? ओके है ना जी? अब देखो आगे, अब हम आते हैं हमारे प्रैक्टिकल पार्ट पे, मेन हिस्से पे, जो क्वेश्चन करना है उसको समझते हैं।
फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब समझना ध्यान से, रफ पे एक बात समझाता हूं मैं आपको। बीआरएस क्या है? कैश बुक के और पासबुक के बैलेंस को मिलाना, कैश बुक के और पासबुक के बैलेंस को मिलाना। आपकी कैश बुक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। डेबिट या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस तो तब होगा अगर बैंक में आपका पैसा पड़ा है, तो आपकी एसेट है तो बैंक का बैलेंस आपका डेबिट होता है। अगर आपने बैंक से पैसा फालतू ले रखा है, ओवरड्राफ्ट कर रखा है, या कोई सीसी लिमिट है, कैश क्रेडिट है, लोन ले रखा है कोई, तो आपका क्रेडिट बैलेंस होगा हमेशा बैंक का। तो कैश बुक में बैंक कॉलम का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। वहीं सेम पासबुक का भी आपका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए? दो बैलेंस कैश बुक के हो सकते हैं, दो ही बैलेंस पासबुक के हो सकते हैं। हमें कैश बुक और पासबुक को मिलाना है। मान लो कैश बुक में 50,000 रुपए डेबिट बैलेंस है और पासबुक में 50,000 क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए ना। 50,000 नहीं है, 30,000 क्रेडिट बैलेंस है। दोनों को मिलाना है। मिलाना है तो मिला सकते हैं। अब चाहे कैश बुक का 50,000 डेबिट बैलेंस है, पासबुक को पढ़ना शुरू किया, गलतियां ठीक करते करते उसे 30,000 से मिला के दिखा दिया, या पासबुक का 30,000 क्रेडिट बैलेंस था, पासबुक से शुरू किया और कैश बुक को देखते हुए मिलाते मिलाते हमने कैश बुक के 50,000 से मिला दिया डेबिट बैलेंस से। जैसे मर्जी मिला सकते हो। कहने का मतलब आप किसी एक बुक को पकड़ो, उसके बैलेंस को उठाओ और दूसरी बुक के से कंपेयर करते हुए प्लस माइनस करते हुए दूसरी बुक से मिला दो बैलेंस। यही बीआरएस है। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, फिर देखिएगा। कंसेप्ट की कॉपी में हम फॉर्मेट भी लिखते हैं बीआरएस का और समझते भी है कैसे होगा। इसमें मैं आपको पहला केस बता रहा हूं। केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या है? शुरुआत होगी डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से। अगर आपकी पासबुक, अगर आपकी कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, उसको मिलाना है किससे? पासबुक से। तो कैसे आपने काम करना है? सबसे ऊपर तो आपने हेडिंग देनी है बीआरएस की और लिखना है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। जितना भी है वो आप यहां पर अपना डेबिट बैलेंस लिख देंगे। मान लो 50,000 रुपए, सपोज करो 50,000 रुपए है। आपकी कैश बुक कह रही है कि 50,000 रुपए बैंक में पड़े हैं। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैंक में पैसे पड़े हैं। बस आप इस एक फॉर्मेट को कर लो, बाकी सब कुछ आराम से हो जाएगा। बस समझ लो ये कंसेप्ट के अंदर सबसे मेन पॉइंट है। ये कर लिया तो बीआरएस खत्म है। बस फिर तो प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। लेट, यहां फिगर लिख नहीं रहा मैं, एग्जाम्पल 50,000 दिमाग में सोच लो। 50,000 ये 5 लाख सोच लो। चलो 50,000 कम लग रहा है, 5 लाख सोच लो। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 50,000 या 5 लाख। आपकी कैश बुक कह रही है बैंक में पैसा पड़ा है। बारी बारी दिमाग में इस चीज को याद करो। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब क्या है? हमारी एसेट है, पैसा पड़ा है। पासबुक में कुछ और है, देखते हैं। गलतियां मिलाना शुरू करी। ठीक है, अब कुछ आइटम्स तो ऐड होगी, कुछ आइटम्स लेस होगी। कुछ आइटम ऐड होगी और कुछ आइटम्स क्या है? लेस होगी। मैं एक पेज पूरा ऐड के आइटम का छोड़ देता हूं और फिर यहां पर कुछ आइटम लेस होगी। ठीक है, सेकंड पेज पे लेस की आइटम और फर्स्ट पेज पे ऐड की आइटम। जो हमने कॉजेज ऑफ डिफरेंस किए हैं ना, उन्हीं को ही सोचना है। देखते हैं। सबसे पहला
जितना अब रैंडमली याद करेंगे, दोबारा से वहां नहीं पढ़ेंगे, रैंडमली याद करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। एग्जाम्पल वही, चेक इशूड बट नोट क्रेडिटेड बाय बैंक। रफ कॉपी में लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हमने चेक काट के दे दिए। चेक इशूड का मतलब चेक काट के देना। किसी देते हो, जिनको पैसे देने थे उनको चेक काट के दे दिए, राम शाम XYZ जो भी है। तो जब हमने चेक काट के दिए, मान लो 30 मार्च, हमने तो XYZ जो भी था उसे डेबिट किया और टू बैंक कर दिया। मान लो 10,000 रुपए थे, हमने तो टू बैंक कर दिया, हमने सोचा गया बैंक से पैसा, लेकिन वो XYZ बैंक में प्रेजेंट ही नहीं वो पेमेंट लेने के लिए अभी तक। हम 31 मार्च को सपोज करो अपनी BRS बना रहे हैं, हमने तो टू बैंक कर दिया, हमने तो बैंक से घटा दिया, बट वो तो वहां पहुंचा ही नहीं। तो हमने जो हमारा क्वेश्चन शुरू किया है वो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू किया है। हमने तो 50,000 रुपए लिख रखे हैं और पता चला कि हमने अपने किसी कस्टमर को, हमने किसी अपने सप्लायर को 50,000 10,000 का चेक काट के दे रखा है। हम तो उसको लेस कर चुके हैं, लेकिन बैंक में तो लेस हुआ ही नहीं। हमें हमारी कैश बुक को किससे मिलाना है? पासबुक से मिलाना है। तो जैसा पासबुक में है वैसा ही करना पड़ेगा। हमने शुरुआत कहां से करी है? कैश बुक के डेबिट बैलेंस से शुरुआत करी है, तो पासबुक से मिलाना है। तो पता लगा कि हमने तो 10,000 रुपए घटा रखे हैं टू बैंक करके, लेकिन बैंक से तो पैसे घटे ही नहीं घटे ना, तो वापस जोड़ो, फिर ऐड कर दो। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 10,000 है तो 10,000 ऐड कर दो, जितने भी है वो ऐड कर दो। समझ गए? कोई समस्या? सिंपल है ना। हमने चेक इशू की, हमने कहा गए हो गए बैंक से पैसे, और जो पैसे बैंक से चले गए तो हमने अपनी कैश बुक के अंदर क्रेडिट कर दिया। ये जो बैलेंस सबसे ऊपर जो हमने बैलेंस लिखा है, एग्जांपल मैंने 50,000 लेने को जब आपको बोला था, ये क्या सोच के लिखा था कि जितनी एंट्री है सब एंट्री करने के बाद का बैलेंस है ना, तो वो उसमें तो वो चेक की पेमेंट घटी हुई है, लेकिन बैंक से तो निकले ही नहीं, वापिस जोड़ दो, जोड़ दिया। अगला, चेक डिपोजिटेड टू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। रफ में लिखता हूं, हमारे कई सारे कस्टमर थे, उन्होंने हमें चेक दिए थे, हमने वो चेक बैंक में जाके जमा करवा दिए। हमने वो चेक जब बैंक में जाके जमा करवाए, हमने क्या एंट्री करी? हमने तो सोचा हमने बैंक को चेक दे दिए तो हमारे खाते में पैसे आ गए, समझो मान लो 1 लाख रुपए किसी ने, ABC ने, किसी ने दिए थे, लेकिन अभी तो वो क्लियर होने हैं, उनके खाते से निकल के हमारे खाते में पैसे आएंगे, अभी क्लियर होने हैं, टाइम लगेगा। हम तो बैंक अकाउंट डेबिट करके सोच रखा है हमने तो जो हमारा बैंक बैलेंस निकाला हुआ है उसमें वो पैसे जुड़े हुए हैं। कैश बुक में हम तो बैंक अकाउंट डेबिट करके छोड़ चुके हैं। पता लगा नहीं भाई, आया ही नहीं बैंक में पैसा अभी तक, अभी तो क्लियरिंग में टाइम लगेगा। 31 मार्च को तो आया ही नहीं है, ये 30 मार्च की एंट्री हमने तो डेबिट करके छोड़ दिया, बैंक बैलेंस बढ़ा रखा है। ठीक कैसे करोगे? क्या करोगे? लेस कर दोगे। तो लेस में लिख रहा हूं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक जब क्रेडिट करता है तब हमारा पैसा बढ़ता है, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, हम तो डिपॉजिट करके सोच रहे हैं बैंक बैलेंस बढ़ गया, बट बढ़ा ही नहीं भाई। अब जैसा पासबुक में वैसा ही करना पड़ेगा, पासबुक से मिलाना है तो लेस कर दो। आपने गलत जोड़ दिया, नहीं जोड़ना चाहिए था, लेस कर दो। अपनी BRS में लेस कर रहे हैं, अपनी बुक्स में लेस नहीं कर रहे। हम तो स्टेटमेंट बना रहे हैं ना, उसको मिलाना सीख रहे हैं, बस लेस कर दिया। और क्या डिफरेंस हो सकता है जी? और क्या डिफरेंस हो सकता है? एग्जांपल लेते हैं, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने डेबिट कर दिया इंटरेस्ट। बैंक जब डेबिट करता है, हम जब डेबिट करते हैं बैंक को, तब तो बैंक बैलेंस बढ़ता है। जब बैंक हमें डेबिट करता है तब बैंक बैलेंस कम होता है। तो बैंक ने इंटरेस्ट अगर डेबिट किया है मतलब इंटरेस्ट हमसे लिया है।
इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने डेबिट किया हमारा खाता इंटरेस्ट से। बैंक जब डेबिट करता है हमें, हमारा खाता डेबिट करता है तो बैंक बैलेंस कम होता है, ठीक है ना। तो हमने तो कम किया ही नहीं, अब कर दो कम। हमारी कैश बुक का बैलेंस जो है इसमें इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक की एंट्री है ही नहीं। अब हमने जब पासबुक को देखा तब दिखा कि इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, अभी हमने किया था ना ट्रांजैक्शंस मेड बाय बैंक ओनली, उसमें इंटरेस्ट डेबिटेड और क्रेडिटेड दोनों आए थे, उसी की बात कर रहा हूं। बैंक ने ब्याज काट लिया हमारे खाते से, हमने तो नहीं काटा, अब काटो फिर ठीक करो। तो हम लेस वाली आइटम में, मैं यहां लिख रहा हूं सेकंड आइटम, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। बैंक ने तो ब्याज लेस कर दिया, हमने नहीं किया, अब कर देंगे। ऐसे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक हमें क्रेडिट करता है तो हमारा बैलेंस बढ़ता है, हम बैंक को डेबिट करते हैं तब बैलेंस बढ़ता है, बैंक हमें क्रेडिट करते हैं तब बैलेंस बढ़ता है। ये बता चुका हूं मैंने तुम्हें पहले भी बोला, उसको बारी बारी दिमाग में बिठा लो, क्रेडिटेड डेबिटेड। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट बैंक का क्रेडिट करना मतलब बैलेंस बढ़ जाना। बैंक ने हमें ब्याज दे दिया, पासबुक कह रही है ब्याज मिला है, हमें तो पता ही नहीं था, हमने अब देखा तब पता चला, पता चला तो क्या करोगे, अब बढ़ा दो फिर आप बैलेंस, क्या हो गया, कोई गुनाह थोड़ी हो गया। लो भाई, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, अब बढ़ा दिया, ठीक है ना, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक के अंदर आ गया। ऐसे बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने बैंक चार्जेस हमारे खाते से काट लिए, हमें तो अब पता चला, हमने तो नहीं लेस किए थे, तो अपनी कैश बुक के बैलेंस में कर देंगे लेस, जैसा पासबुक में हुआ है वैसे ही करना पड़ेगा ना। कैश बुक को पासबुक से मिलाना है, पासबुक कह रही है कि भैया इंटरेस्ट क्रेडिटेड सॉरी बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने बैंक चार्जेस काटे हैं तो अपनी घटा दो कैश बुक में से, तो लेस वाली आइटम में आएंगे और यहां लेस कर देंगे। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, ये ब्रैकेट का मतलब है लेस करना है, ब्रैकेट का क्या मतलब है, लेस करना है। माइनस वाली रकम को हम क्या है ब्रैकेट से शो कर देते हैं ना। ओके, और चेक डिसओनर्ड, चेक डिसओनर्ड बाय बैंक, बैंक ने कोई चेक डिसओनर कर दिया, हमारे किसी कस्टमर का चेक था, हमने बैंक में चेक जमा करवा दिया, हमने कहा बैंक में आ गया पैसा, हम तो बैंक अकाउंट को डेबिट करके छोड़ चुके हैं, बैंक बैलेंस बढ़ा चुके हैं, अब पता लगा बैंक में तो पैसा आया ही नहीं, ठीक करो भाई, अब कर दो लेस। तो लेस वाली आइटम में चेक डिसओनर्ड लेस कर दिया, मान लो 1 लाख का चेक था, डिसओनर हो गया। जब चेक डिसओनर होता है तो क्या होता है, बैंक चार्जेस भी लगते हैं, तो बैंक चार्जेस तो मैंने आपको बता ही दिया, आपने लेस करने सीख ही लिए पहले ही, ठीक है जी। और क्या हो सकता है, लोकर चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने डेबिट कर दिया हमारा खाता लोकर चार्जेस से, लोकर रेंट से, तो जब पासबुक देखा तो लोकर रेंट का खर्चा कटा हुआ है, किराया काट रखा है बैंक ने मेरे खाते से, तो मैंने तो लेस किया ही नहीं, अब कर दूंगा लेस। लोकर रेंट डेबिटेड, अब लेस हो जाएगा, क्या दिक्कत है। और ऐसे ही हमने हमारे बैंक को बोल रखा है कि देखो भाई, हर साल हमारे खाते से अपने आप हमारी LIC की किस्त भर दिया करो, या हमारे म्यूचुअल फंड का जो SIP होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको बोलते हैं, उसकी किस्त भर दिया करो, या हमारा बिजली का बिल भर दिया करो, टेलीफोन का बिल भर दिया करो, फलाना धिमका कोई भी हमने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी है, स्थायी आदेश दे रखे कि भैया अपने आप पेमेंट कर दिया करो, और बैंक अपने आप पेमेंट कर देता है।
हमारे खाते से बैंक अपने पेमेंट कर देता है। हमने हमारी कैश बुक देखी तो उसमें पेमेंट कर रखी थी, हमने तो नहीं लेस किया हमारे बैंक बैलेंस से, अब लेस कर दो। ठीक है, अब आप यहां पे क्या करोगे, लेस करोगे। अमाउंट डेबिटेड बाय बैंक एज पर आवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। लेस कर दो, अब लेस कर देंगे। समझ गए? कोई समस्या किसी को? ओके है। और क्या हो सकता है भाई, और क्या एंट्री हो सकती है? मिस्टेक्स का अगर एग्जांपल लें, जो कुछ गलतियां हो सकती है उनकी बात करें। क्या हुआ, हमने हमारी कैश बुक की डेबिट साइड का जोड़ ज्यादा लगा दिया, ओवरकास्टिंग। अब देखो यहां पर आपको ना अपने अकाउंट्स का दिमाग में लेके आना पड़ेगा। मान लो ये कैश बुक का बैंक कॉलम है, हम केवल बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। ये आपकी डेबिट साइड है और ये आपकी राइट साइड है। डेबिट साइड का जब जोड़ लगाने लगे, ये जोड़ 10,000 रुपए ज्यादा लग गया। डेबिट साइड का जोड़ ज्यादा लगने से आपका डेबिट बैलेंस ज्यादा आया होगा। ठीक कैसे करोगे, अपना बैलेंस कम कर लो, तो ओवर कास्टिंग ऑफ डेबिट बैलेंस, लेस कर दो। ओवर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, लेस कर दो। डेबिट साइड का जोड़ ज्यादा लगाने से डेबिट बैलेंस ज्यादा आया होगा, गलत ज्यादा आया, ठीक करो, कम कर दिया। कैश कॉलम का डेबिट साइड का जोड़ ज्यादा लगा दिया, उससे कैश का बैलेंस ज्यादा आया होगा ना, उसका कोई मतलब है बैंक रिकंसिलिएशन से? उसका तो कोई मतलब नहीं है, तो इग्नोर करो। अगर ऐसा क्वेश्चन में आ जाए कि कैश कॉलम का जोड़ ज्यादा कर दिया, कम कर दिया, उससे मतलब नहीं है हमें। हमें केवल देखना बैंक कॉलम पर क्या इफेक्ट है। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही यह भी तो हो सकता है कि बैंक कॉलम का जब हम जोड़ लगा रहे थे वो ओवरकास्टिंग नहीं किया, अंडरकास्ट कर दिया। डेबिट साइड का जोड़ हमने 10,000 रुपए कम कर दिया, डेबिट साइड का जोड़ 10,000 रुपए कम कर दिया। अब सोचो, डेबिट साइड का जोड़ 10,000 कम करने से जो आपका डेबिट बैलेंस आया होगा वो 10,000 कम आया होगा, जो आपका बैलेंस आया वो क्या आया होगा, कम आया होगा। तो ठीक कैसे करोगे, बढ़ा दो। अंडरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम्स को क्या करोगे आप, ऐड करोगे। तो ऐड के अंदर अंडरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, ऐड कर देंगे। ऐसे ही बात करेंगे हम क्रेडिट साइड की। सपोज कि क्रेडिट साइड का जोड़ आपने ज्यादा लगा दिया, क्रेडिट साइड का जोड़ आपने ज्यादा लगाया, मान लो 50,000 रुपये ज्यादा लगा दिया। क्रेडिट साइड ज्यादा करने से आपका डेबिट बैलेंस कम आया होगा, क्रेडिट ज्यादा करने से डेबिट बैलेंस कम आया होगा। ठीक कह रहा हूं? क्रेडिट साइड अगर आप देखो, मान लो आपकी डेबिट साइड का जोड़ क्या है, 5 लाख है, क्रेडिट साइड का जोड़ मान लो आपका 4 लाख है, तो आपका कितना डेबिट बैलेंस बचेगा, 1 लाख का डेबिट बैलेंस बचेगा ना। हमने जब क्रेडिट साइड का जोड़ लगाया तो 4 लाख की जगह हमने 4,40,000 लगा दिया। क्रेडिट साइड का जोड़ हमने 40,000 रुपये ज्यादा लगा दिया। ज्यादा लगाने से हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा, हमारा डेबिट बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। कितना आएगा फिर ये,
60,000 ही आएगा। तो इस कारण हमारा 40,000 डेबिट बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। क्रेडिट साइड ज्यादा करने से डेबिट बैलेंस कम हो गया। ठीक करो, बढ़ा दो, ऐड कर दो। ठीक है, तो हम अपने ऐड में क्या लिखेंगे, ओवर कास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। क्रेडिट साइड का जोड़ ज्यादा लगा दिया, डेबिट बैलेंस कम आया होगा, ठीक कर लो, ठीक कर लिया। ठीक है, अब और देखो, मान लो इसी एग्जांपल में लिखते हैं, सपोज क्रेडिट साइड का जोड़ 4 लाख था, 4 लाख की बजाय आपने कम करा, 3 लाख कर दिया। आना 4 लाख चाहिए था, कर दिया 3 लाख। 4 लाख करते तो 1 लाख बैलेंस बचता, 3 लाख किया तो 2 लाख बैलेंस बच गया। अंडरकास्टिंग कर दी क्रेडिट साइड की। डेबिट में से क्रेडिट घटता है, क्रेडिट हमने कम घटाया तो बैलेंस ज्यादा आ गया। ठीक कैसे करोगे, कम कर दो भाई। तो इसीलिए हमारी फेयर कॉपी पे मैं यहां पे लेस कर देता हूं, अंडरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। ठीक है, देखो भाई, ये हमारी हम फेयर कॉपी के ऊपर हमारे बीआरएस का फॉर्मेट बना रहे हैं। ऐड क्या होगा, लेस क्या होगा, ये सारा हम देख रहे हैं। आई होप आपको एक एक एंट्री समझ में आ रही है। ठीक है ना। अच्छा, और क्या है जी, और देखते हैं और क्या हो सकता है। देखो, मिस्टेक्स तो आप समझ गए ना, जोड़ घटा तो हो ही सकता है। अच्छा, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। एक कस्टमर ने सीधा हमारे खाते में पैसा क्या है, जमा करा दिया। रफ कॉपी में समझते हैं, एक कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट में सीधा पैसा जमा करवाया। तो हमारा पासबुक जो कह रही है वो तो कह रही है बैंक में पैसा आ गया। पासबुक के अंदर तो पैसा मान लो 5 लाख था, तो 5 लाख रुपया बढ़ गया, कैश बुक में तो बढ़ा ही नहीं। अब जब पता लगे हम क्या करेंगे, अब बढ़ा देंगे। तो ऐड की आइटम्स में आप जाओगे और यहां आप लिखोगे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, ऐड कर दो। कस्टमर ने सीधे जमा कराया, ऐड कर दो, अब बढ़ा दो बैलेंस। तो ये मैंने लगभग सारे कॉजेज ऑफ डिफरेंस यहां मैंने आपको एडलेस में समझा दिए। और मेरे एग्जांपल में मैंने क्वेश्चन कहां से शुरू किया, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू किया कि आपकी कैश बुक कह रही है कि बैंक में पैसा आपका पड़ा है, बैंक में आपका पैसा पड़ा है, वो आपने लिखा, जो उसमें ऐड होना है वो आपने सारा ऐड कर दिया। इन सभी आइटम्स को आप ऐड कर देना, यहां पर जोड़ लगा देना। टोटल जो आपका डेबिट बैलेंस है उसमें ऐड वाली आइटम ऐड कर दी, और जो लेस वाली आइटम है वो सारी आप लेस कर देना। यहां पर आपका जो बैलेंस आएगा, यहां पर आपका जो बैलेंस आएगा, मान लो प्लस में आ रहा है, प्लस में मतलब डेबिट बैलेंस के अंदर जितनी आइटम हमने ऐड करी, प्लस वाली आइटम ज्यादा है, लेस वाली आइटम कम है, तभी आंसर प्लस में आएगा ना। अगर प्लस में आ रहा है तो यहां लिखोगे आप क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। डेबिट बैलेंस देखो, अगर सीधी सी बात है, ऊपर कैश बुक था ना, आपने कैश बुक से शुरुआत करी तो क्वेश्चन खत्म कहां होगा, पासबुक पर खत्म होगा। ऊपर डेबिट था ना, क्वेश्चन खत्म कहां होगा, क्रेडिट पर खत्म होगा। निशान हमेशा चेंज होंगे, ये एक बारी के लिए समझ लो, निशान हमेशा चेंज होंगे और बुक का नाम हमेशा चेंज होगा। निशान हमेशा चेंज होंगे और बुक का नाम हमेशा चेंज होगा। लेकिन 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 क्या, निशान तभी चेंज होगा अगर पॉजिटिव आंसर है तो। जैसे आंसर हमारा प्लस में आया ना, तब हमने लिखा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। लेकिन अगर मान लो, मैं और लगाता हूं बीच में, अगर मान लो यही आंसर हमारा माइनस में आता, माइनस में कब आता, अगर हमारी माइनस वाली आइटम ज्यादा हो जाती। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक में हमने जोड़ने वाली सारी आइटम जोड़ दी, जोड़ जाड़ के 1 लाख बना, घटाने वाला 1.5 लाख बन गया, तो 50,000 माइनस में आ गया ना। अगर आंसर माइनस में आएगा तो फिर
बुक का नाम तो चेंज होना ही होना है। ऊपर कैश बुक था, नीचे तो पासबुक ही आएगा, लेकिन निशान सेम रह जाएगा। ऊपर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक था, नीचे भी डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक आएगा, निशान सेम रह जाएगा, डेबिट क्रेडिट का निशान सेम रह जाएगा। याद रहेगा ना? तो ये लिखता हूं इफ नेगेटिव। ये क्यों हुआ ऐसा, इसका लॉजिक भी धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अभी क्वेश्चंस करेंगे ना, तब अभी अगर सब कुछ लॉजिक यहां डालूंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। तो अभी तो आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए, क्वेश्चन कैश बुक से शुरू हुआ, खत्म हमेशा पासबुक पर होगा। क्वेश्चन डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू हुआ, तो अगर आंसर पॉजिटिव है तो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, निशान चेंज हो जाएगा। और अगर आंसर नेगेटिव है तो निशान सेम रह जाएगा, डेबिट का डेबिट रह जाएगा। समझ गए? ये आपका बैंक रिकंसिलिएशन का मैंने आपको पूरा फॉर्मेट करवा दिया। पूरा फॉर्मेट किस केस के हिसाब से बताया कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, उसको मिला दिया पासबुक से। अब इसके अलावा 2-3 केस और भी बनते हैं, वे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक को उसको मिलाओ पासबुक से, या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक को उसे कैश बुक से मिलाओ, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक को उसे कैश बुक से मिलाओ। सीखेंगे, सिर्फ इतना कर लो। वैसे तो आपको मेन तो यही सीखना है, वो तो 2 मिनट का काम है। कल देखना ऐसा शॉर्टकट करेंगे, सारा एक साथ 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस इस पर ध्यान दो। और ये बड़ा इजी है, दिमाग में लेके क्या चलना है, बैंक में बैलेंस पड़ा है, डेबिट बैलेंस। अब जो गलतियां देख लो, हमने गलत जोड़ दिया तो घटा दो, कम जोड़ रखा है तो और ऐड कर दो। जैसा पासबुक में है वैसा करते जाओ, पासबुक से मिल जाएगा। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, उसको पासबुक से मिला दो, जैसा पासबुक में ठीक ठीक वैसा करते जाओ। समझ गए? आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपकी कंसेप्ट कॉपी के अंदर ये आपको समझ में आ गया। अब मैं सिर्फ लास्ट में ये चाहता हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप यहां पे एक नोट कर लो, जो मैंने पहले आपको रफ कॉपी में लिखवाया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, पहले रफ में लिखवाया था, अब उसे यहां नोट कर लो, बिकॉज बीच में मैं आपकी फेयर कॉपी में बीच में कुछ नोट करवा नहीं सकता, बिकॉज फॉर्मेट चल रहा था हमारा। क्या था, वही बात दोबारा नोट कर रहा हूं कि बैंक बैलेंस इंक्रीज कब होगा, जब आप कैश बुक को क्या करोगे, डेबिट करोगे, और पासबुक में क्या होगा, आपका खाता क्रेडिट होगा। पासबुक में अगर आपका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिटेड बाय बैंक लिखा है, तो समझ लो आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। ठीक है, या आप अपना खाता डेबिट करो। वहीं बैंक बैलेंस डिक्रीज कब होगा, जब आप कैश बुक को क्या करो, क्रेडिट करो, या फिर पासबुक को डेबिट करो। जब पासबुक में लिखा हो डेबिटेड बाय बैंक, मतलब बैंक ने डेबिट कर दिया, मतलब आपका बैंक बैलेंस कम हो गया। हां, आप क्रेडिट कर दो तब बैंक बैलेंस कम होगा, आपके क्रेडिट करने से कम होगा, बैंक के डेबिट करने से कम होगा। आपके डेबिट करने से बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक के क्रेडिट करने से बैंक बैलेंस कम होगा। इस बात को बारी बारी इसलिए बता रहा हूं बिकॉज यहां बहुत से बच्चे गलती करते हैं, तो ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर नोट कर लो। ये देखो, आज जो हमने अपनी कॉपी के अंदर जो नोट किया है उसको फटाफट रिवाइज करवाता हूं आपको। मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर से स्टार्टिंग में यही बताया कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कैसे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक होता है, कि जो हमारा बैलेंस है, अगर हमारा डेबिट बैलेंस है तो पासबुक में जरूर क्रेडिट बैलेंस होगा, और उतने ही रुपए से होना चाहिए आइडियली। अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस है एज पर कैश बुक, तो बैंक के अंदर उतना ही रुपया डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक होना चाहिए आइडियली। बट ऐसा होता नहीं है, बहुत बारी उसमें डिफरेंस आते हैं, इसीलिए हमें अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। क्यों बनानी पड़ती है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और डिफरेंस के कारण क्या है, हमने चार्ट के थ्रू सारे कारण नोट करे हैं। ठीक है, एक तो हमारा टाइमिंग डिफरेंस, और एक क्या था, ट्रांजेक्शन मेड बाय बैंक ओनली, और एरर्स को हमने फिर 2 हिस्सों में बांटा। ठीक है, भी मेड बाय बैंक और मेड बाय अकाउंटेंट। फिर हमने सारे एग्जांपल किए, टाइमिंग डिफरेंस में हमने 2 एग्जांपल लिखे, और ट्रांजैक्शन मेड बाय बैंक ओनली में हमने आई थिंक 8 एग्जांपल लिखे हैं। ठीक है, 7 एग्जांपल लिखे हैं, सॉरी। और एरर्स के अंदर हमने क्या है, काफी सारी एरर्स को डिस्कस किया है। और ये सभी की सभी डिफरेंसेस को हमने कैश बुक जो हमारा जो बीआरएस का जो फॉर्मेट है
उस फॉर्मेट के अंदर कवर किया डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का एग्जांपल लेते हुए। ठीक है, मैं बता दूं ये आज की क्लास बीआरएस के चैप्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज मेरी क्लास को दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा। ये मोस्ट इन्वेस्टमेंट वाली क्लास है, इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करो। ठीक है, अब आगे का बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे का पार्ट आराम से हो जाएगा, कहीं अटकोगे ही नहीं। सारा कुछ बस यहां ध्यान देना है आपको। आपने बस सोच यही रखनी है, बैंक में बैलेंस पड़ा है, हमारा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, क्या ऐड होना चाहिए, क्या लेस होना चाहिए, समझ लो बस। बाकी सब इसी सोच के साथ बाकी सारे केस हो जाएंगे, देखते जाना आप। ठीक है, तो वो जादू हम कल करेंगे। इतना हमने यहां कवर किया, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया है। ठीक है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। देखो, विदाउट प्रैक्टिस कुछ होना नहीं है। अभी तो हम कंसेप्ट ही कर रहे हैं, क्वेश्चन सारे करने बाकी है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, और आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।